इस वक्त पोलैंड में है। हालांकि उनकी इस विदेश यात्रा को लेकर पूरी चर्चा यूक्रेन पर फोकस हो चला है। प्रधानमंत्री जब पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे तो 20 घंटे के सफर के बाद वो जेलेंस्की के शहर कीव पहुंचेंगे। अगले 24 घंटे में यूक्रेन के युद्ध को लेकर क्या कुछ बदल सकता है, इस पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। यूरोप की जिस जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना हुआ है। ये है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। प्रधानमंत्री के पोलैंड पहुंचने की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक मैसेज है: युद्ध को रुकना ही चाहिए। दुनिया इस युद्ध को लेकर चाहे दो ध्रुवों में बटी हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष भारत के तराजू में युद्ध की कोई जगह नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी यूरोप पहुंचकर जो धर्म कांटा दिखाया है, उसकी सुई युद्ध पर नहीं रुकेगी, उसकी सुई सिर्फ और सिर्फ शांति पर रुकेगी। यही भारत का मैसेज है। अब पोलैंड से यात्रा की शुरुआत करने के पीछे क्या मैसेज है? पोलैंड नेटो का एक मजबूत सदस्य है। नेटो में अमेरिका और तुर्की के बाद पोलैंड की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी इसे यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर अहम बना देती है। वर्ल्ड मैप पर यह है पोलैंड। यहां पर नेटो के 5000 सैनिक वॉर रेडी वाले मोड में हैं। यहां है यूक्रेन। यहीं पर फरवरी 2022 से पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। और यहां है रूस। यूक्रेन से लगे रूस के कुर्स्क में इस वक्त जेलेंस्की की फौज बड़ा युद्ध कर रही है। यानी ये पूर्वी यूरोप का इलाका इस वक्त दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि भड़कता जा रहा है। ऐसे हर एक हमले पर युद्ध ना रुकने की मोहर लगी हुई है, लेकिन इसी जंग को रोकना एक चुनौती भी है। जिसमें अमेरिका से लेकर तुर्की और चीन से लेकर ब्रिटेन तक हर ताकत इस युद्ध को रोकने में न सिर्फ फ्लॉप साबित हुई है, बल्कि इन्होंने तो इस युद्ध में पेट्रोल डालने का काम किया है। सवाल है कि भारत क्या असर कर सकता है। पोलैंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में भारत की छवि एक गुटनिरपेक्ष देश की रही है। भारत रूस के करीब ज्यादा रहा है, लेकिन यूक्रेन से भी भारत के मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं। भारत ने अब पोलैंड में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो यहां से यूक्रेन की कैपिटल कीव 700 किलोमीटर दूर है। लेकिन दौरे के पहले पड़ाव पर ही भारत बताना चाहता है कि 700 किलोमीटर दूरी से ही वो अपना मैसेज 7000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना जानता है। जी हां, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से दूरी 7000 किलोमीटर है। और अब भारत बता रहा है कि दुनिया की सबसे हॉट लोकेशन का हल डिप्लोमेसी से ही निकाला जा सकता है। मोदी का ये मैसेज सीधे व्हाइट हाउस के लिए है। इस वक्त यूक्रेन की सेनाएं रूस के कुर्स्क में युद्ध लड़ रही हैं। पहले जिस जमीन से रूस यूक्रेन पर हमले लॉन्च कर रहा था, अब उसी जमीन को पुतिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी युद्ध ओवरफ्लो कर चुका है। युद्ध अब अपना दायरा पार कर रहा है। अगर ये यूक्रेन और रूस की सीमा लांघ सकता है, तो ये पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक रुका रहेगा। इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए जब शांति की जरूरत है, तो युद्ध के तराजू की सुई युद्ध पर नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि कोई तो ऐसा हो जो साबित करे कि जंग के मुकाबले शांति का वजन ज्यादा है। दो ध्रुवों यानी यूक्रेन और रूस के बीच बटी दुनिया को इस वक्त भारत जैसे गुटनिरपेक्ष तराजू की जरूरत है। भारत का धर्म कांटा दुनिया को ये गुंजाइश देता है कि यहाँ सुई सिर्फ शांति पर रुकेगी, युद्ध पर नहीं। प्रधानमंत्री का पूर्वी यूरोप का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब नेटो और रूस आमने सामने है। यूक्रेन ने जब से रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया है, यूरोप और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि कुर्स्क में नेटो की सेनाएं लड़ रही हैं और ये पूरे क्षेत्र के लिए
बड़े खतरे का सिग्नल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे, तब दुनिया भर के कैमरे उनकी और जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें वायरल करेंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में हुई थी, जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकात में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त जेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक करीबन 2000 सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने के साथ रूस का फोकस जेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। इजरायल और ईरान में छिड़े घमासान के बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां जेफरी नाडर नाम के शख्स पर अमेरिकी लड़ाकू विमान के पार्ट्स की स्मगलिंग का गंभीर आरोप लगा। दावा किया जा रहा है कि यह शख्स ईरान की एयरफोर्स के लिए लड़ाकू विमान के पार्ट्स की स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था। वॉर जोन से जुड़ी सबसे नई साजिश। अमेरिका में ईरान का जेम्स बॉन्ड बेनकाब। लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तस्करी का आरोप। दुनिया इस वक्त जंग के बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मचे घमासान की कहानी, हर तरफ बारूदी साजिशों की खबरें सुर्खियां सबब बन रही हैं। जंग से जुड़ी इन्हीं खबरों के बीच अमेरिका से ईरान की साजिश की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जेफरी नाडर नाम के एक शख्स पर लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तस्करी का आरोप लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये शख्स मैकडॉनल्ड डगलस F4 फैंटम एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की स्मगलिंग की साजिश में शामिल है। इसलिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जेफरी लड़ाकू विमान के पार्ट्स को ईरान पहुंचाने की कोशिश में जुटा था। खबर तो ये भी है कि 2023 की शुरुआत से ही नाडर और उसके सहयोगी करीब 30 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की चोरी के ऑपरेशन में लगे हुए थे। ईरान के इस जेम्स बॉन्ड की साजिश का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के स्पेशल एजेंट ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट के कई पार्ट्स को जब्त कर लिया, जिसके बाद ये पता चला कि इन पार्ट्स को यूएई के रास्ते ईरान पहुंचाया जाना था। इस सनसनीखेज मामले में जिस जेफरी नाडर नाम के शख्स पर आरोप लगा है, वो कैलिफोर्निया के बेट्स कंपनी प्रो एरो कैपिटल से ताल्लुक रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया है कि जेफरी नाडर ने अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से हिस्से हासिल करने, ईरान के खरीद आदेशों को पूरा करने की कोशिश की और दावा किया जा रहा है कि उनकी कंपनी लड़ाकू विमानों के पार्ट्स का इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि अब इस मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी एक्शन में आ गई है और लड़ाकू विमानों की तस्करी के असल मकसद को तलाशने में जुट गई है। साथ ही एजेंसी अब ये भी पता लगाना चाहती है कि तस्करी के इस साजिश में कितने किरदार शामिल